हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक्स वेक्टर्स चैप्टर में ही कि दो वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में हम फुल डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिससे कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी तरह का दिक्कत न रह जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट या उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए टॉपिक से आज का आपका क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अब दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता क्या है, उसका पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, यानी कि परिभाषा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो नॉन जीरो वेक्टर्स है, यानी कि अऋणात्मक सदिश है। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल को हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर ए गुना वेक्टर बी, और यहाँ पर ये क्रॉस का साइन आपको देना है। डॉट प्रोडक्ट में हम आपको बताए थे डॉट का साइन था, यहाँ पर क्रॉस का साइन है, इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और इसे डिफाइंड किया गया एंड डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और एन कैप क्या है, तो यह एन कैप जो है वह यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। और किस पर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, यह भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा हिंदी में पहले इसको पढ़ लेते हैं। माना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो शून्येतर सदिश हैं, तो सदिश गुणनफल को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से सूचित किया जाता है। एवं अब गौर से देखिए इसे किस तरह से परिभाषित किया गया है। एवं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप से परिभाषित किया जाता है। जहां पर आपको याद रखना है कि एन कैप आखिर है क्या। तो एन कैप जो है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब मात्रक सदिश है। पहले तो आपको यह समझना है कि यह लंब है और कैसा सदिश है, तो मात्रक सदिश है, यानी कि यूनिट वेक्टर है। अब इसको हम लोग फिगर पर समझते हैं, यानी डायग्राम पर। देखिएगा, सपोज कीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, और ये जो एक वेक्टर है वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोगों को क्रॉस निकालना है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ऐसे लिखेंगे कि ए से बी की तरफ जाएगा, ए से बी की तरफ अगर हम गुना करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह इन दोनों पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। फिर से समझिएगा ध्यान से कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, इन दोनों पर अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर जो निकालेंगे वही इसका ए क्रॉस बी होगा। और इसीलिए हम इसको वेक्टर एन कैप जो लिखे हैं, एन कैप क्या बताए थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब मात्रक सदिश है। तो लंब मात्रक सदिश है मतलब यूनिट वेक्टर है, और किसके दिशा में है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के दिशा में। तो सीधी सी बात आप यह समझिए कि आपसे दूसरा तरीका में ऐसे भी पूछा जा सकता है सवाल कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब मात्रक सदिश निकालिए। तो लंब मात्रक सदिश निकालने के लिए कहेगा तो आप एन कैप निकालेंगे। उसके लिए पहले आपको इस वेक्टर का मान निकालना होगा, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब सदिश निकालिए, सिर्फ लंब सदिश निकालिए। तो आप निकालिएगा ए क्रॉस बी, तो जो ए क्रॉस बी का आंसर आएगा वही उसका लंब सदिश होगा। यानी वेक्टर ए पर भी लंब होगा, इसीलिए हम लंब का साइन यहाँ दे दिए हैं, और बी पर भी लंब होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग इस जो फार्मूला अभी हम लोग पढ़े ए क्रॉस बी का जो डिफाइंड किया गया, परिभाषित किया गया, इस फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला निकाला जाएगा, जिससे कि आपको बहुत क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा। और पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूला ही निकाल लेते हैं इससे, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो नोट्स लिखा गया ना, ये आपका एक फार्मूला के तहत ही होगा। इसमें हम आपको फार्मूला भी बताएंगे और उसका प्रूफ भी बताएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर आप यह समझ लीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आखिर है क्या। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं, तो वह स्केलर क्वांटिटी आएगा या वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो पहला नंबर आप याद रखेंगे
कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, इज ए वेक्टर है, एक सदिश है, इसीलिए इसको हम लोग सदिश गुणनफल के नाम से जानते हैं। तो आप ये बात ज़रूर याद रखेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, तो यह एक वेक्टर होता है। यानी कि अगर आप ए क्रॉस बी निकालिएगा, जो आंसर आपका आएगा वह किस क्वांटिटी में आएगा, इस वेक्टर आएगा कि स्केलर आएगा, तो वह वेक्टर आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका नोट नंबर 1। नोट नंबर दूसरा से आप गौर से देखेंगे कि आप जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को अभी हम डिफाइन किए हैं, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। और थीटा तो आपको पता है कि दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। तो अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दिए, जैसे इधर भी मोड लगा दिए, तो इधर मोड तो है ही, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, और साइन थीटा तो रहेगा ही। और इस एन कैप में अगर हम मोड लगाए तो आप लोगों को पता होगा कि एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो इस मोड यानी एन कैप का मान हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बाकी सब ये तो जस का तस रहेगा। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, क्योंकि 1 में साइन थीटा से गुना किए तो साइन थीटा ही रह गया। तो इस तरह से आप ये एक नोट याद रखेंगे। इससे आपको अगर एंगल निकालने की बात कहा जाए, क्या निकालने की बात कहा जाए, एंगल, तब आप एंगल निकालने के लिए आप साइन थीटा लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, इससे हम एक नया फार्मूला निकालेंगे, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये गुना में है तो ये कहाँ जाएगा, बटा में। तो साइन थीटा बराबर होगा मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये वाले, और बटा में आएगा मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। जहाँ पर आपको याद रखना है थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आपसे किस तरह से सवाल भी ऐसे पूछा जा सकता है कि 2 वेक्टर दे देगा और उसमें कहा जाएगा कि साइन का मान निकालिए, तो आपको साइन ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बटा मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब इसी में जहाँ पर वही चीज़ हम लिख दिए हैं कि थीटा क्या है, सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो इस तरह से आप अभी हमको लगता है कि ये बात समझ गए होंगे कि साइन थीटा बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। और पहला नंबर नोट में समझे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला नोट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नोट नंबर 3। देखिएगा, नोट नंबर 3 आप समझिए कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री है, तो अभी हम आपको साइन थीटा बराबर बताए हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर 0 डिग्री है अर्थात उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, मतलब समानांतर। अगर समानांतर है तो हम क्या बोलेंगे कि थीटा का मान 0 डिग्री बना। अगर 0 डिग्री का मान बना तो नया फार्मूला क्या आएगा, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले आप लोगों को पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। तो गौर से देखिए, थीटा का मान तो आप 0 डिग्री रखिएगा, तो सोचिए साइन 0 का मान तो 0 होता है, पता है ना, साइन 0 का मान क्या होता है, 0। और जैसे ही 0 होगा तो पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या लिखे, ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या, 0। ठीक है, यानी कि आपसे हम पूछेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है पैरेलल यानी कि समानांतर होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। तो आपसे यहाँ से 1 नंबर का सवाल बन जाता है कि ऑप्शन में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेक्टर बी जो है समानांतर है यानी कि पैरेलल है, तो आपको करना क्या है कि बताना है कि ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा या ए डॉट बी बराबर 0 होगा। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप पहले इस नोट में यह समझें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। ठीक है, अब एक और इसी से आप यह समझ लीजिए कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान निकालना होता, तो आप बताइए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान निकालना होता तब भी हम 0 डिग्री ही लिखते। क्यों लिखते, क्योंकि दोनों तो सेम है, और दोनों अगर वेक्टर सेम है तो उस 0 डिग्री बनाएगा। तो बताइए, यहाँ पर b का मान भी a रखते और b का मान a रखते और यहाँ पर 0 रखते, तो फिर पूरे पार्ट 0 हो जाता। तो इस तरह से a गुना a बराबर क्या लिखते, 0, इसीलिए हम लिखे हैं a गुना a बराबर 0। ये हमेशा के लिए याद रखिए। उसी तरह से आप चाहे तो b गुने b भी 0 कर सकते हैं, c गुने c भी 0 आएगा। तो सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये आप 1 नंबर के लिए याद रखेंगे और यह 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं
कि अगर थीटा के मान π/2 है यानी कि 90 डिग्री है तो नया फार्मूला क्या होगा। तो सोचिए कि यहाँ पर आप साइन थीटा जानते हैं, थीटा के मान हम π/2 रखेंगे तो साइन π/2 मतलब 90, साइन 90, और इस n का मान आप जानते हैं कि ये तो यूनिट वेक्टर है, तो अगर हम इसमें मोड लगा देंगे तो मोड अगर इसमें लगाएंगे, गौर से देखिएगा, इधर मोड लगा दिए तो मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ये मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी रहेगा, और इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और इसका भी मान 1 होता है क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है, तो 1 में गुना भी करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड क्या होगा अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और याद अगर नहीं रहता है तो आप थीटा का मान रख के आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग नोट नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, यानी नोट नंबर 5। और ये नोट नंबर 5 जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत सारा बन जाएगा और आपको बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी आपको यह मदद करेगा। तो जैसे देख लिए, लंब मात्रक सदिश आप जानते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप के लिए आप जानते हैं ना कि आई कैप जे कैप के कैप क्या है, तो लंब मात्रक सदिश है। आप इस फिगर को देख सकते हैं अच्छा से, ये आई कैप है और ये जे कैप और ये के कैप, यानी कि एक्स एक्सिस के दिशा में आई कैप होता है, वाई एक्सिस के दिशा में जे कैप और जेड एक्सिस के दिशा में के कैप है, और तीनों जो है यूनिट परपेंडिकुलर है, यानी तीनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है, इसीलिए इसको हम लोग लंब मात्रक सदिश के नाम से जानते हैं। अब हम निकालना चाहते हैं एक फार्मूला, आई क्रॉस आई क्या होता है। तो आप सोचिए आई क्रॉस आई निकालना चाहते हैं तो जैसे ए क्रॉस बी का हम फार्मूला अभी आपको बताए थे कि वो क्या बताए थे, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन का। तो यहाँ पर तो आई है, वेक्टर ए का मान भी आई है, वेक्टर बी का मान भी आई है, तो यहाँ पर वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर आई मोड ऑफ वेक्टर आई साइन थीटा और एन का। और 0 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि आई है तो दोनों सेम है, यही यह आई है और फिर ये भी आई है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। तो आप बताइए साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो ये पूरे पार्ट क्या हो जाएगा, 0, तो इसीलिए हम लिखे आई क्रॉस आई बराबर 0, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं जे क्रॉस जे क्या होगा 0 और के क्रॉस के क्या होगा 0। आप चाहे तो निकाल कर इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप एक फार्मूला याद रखेंगे कि आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर सबका मान कितना आया, 0 आया। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई क्रॉस जे निकालना चाहते हैं, यानी कि अपना में पराया से गुना करना चाहते हैं। तो देखिए पहले आई क्रॉस जे का फॉर्मूला क्या होगा, मोड ऑफ आई मोड ऑफ जे साइन थीटा, बट थीटा का मान क्या होगा, आई ये आई है और ये जे है, तो गौर से देखिए दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थे इसलिए हम 90 डिग्री लिखे। और साइन 90 का मान आपको पता है 1, और इसका मैग्नीट्यूड भी तो 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है, शुरू में ही बता दिए हैं। और एन कैप अगर ये क्या है, अब एन कैप लिखे हैं, तो आप गौर से देखिए कि आखिर ये एन कैप होता क्या है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब सदिश होता है। तो वेक्टर ए का मान तो आई कैप है और वेक्टर बी का मान जे कैप है, तो दोनों पर लंब सदिश कौन है, देखिए तो लंब सदिश तो आपका के है ना, तो इसीलिए ई एन कैप के जगह पर हम क्या लिखे हैं, के कैप लिखे हैं, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब सदिश निकालने का मतलब ही होता है उस पर परपेंडिकुलर, तो इस पर परपेंडिकुलर तो आपको दिख रहा है क्या है, के कैप, तो इसलिए के कैप लिखे। तो इस तरह से आपका एक नया फार्मूला बना कि आई क्रॉस जे बराबर 1 में के से गुना करेंगे तो क्या आएगा, के। ये बात फिर से समझ लीजिए कि आई गुना के यानी क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, के, यानी इसको इस ग्राफ से आप याद रखेंगे, आई में अगर जे से गुना करेंगे तो आपको आंसर आएगा के। इसी तरह से गौर से देखिएगा, इसी ग्राफ से आप सब चीज़ फार्मूला निकाल सकते हैं। इसी तरह से आई गुने जे गुना किए तो के आया, अब जे में के से गुना कीजिएगा तो आपका आई आएगा, के में आई से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, जे आएगा। वही चीज़ यहाँ पर हम लिख दिए। इसी प्रकार जे गुना के, देखिएगा ये जे है और ये के है, तो इसमें गुना करेंगे तो इस पर लंब सदिश तो आई है, तो इसलिए आई लिखे। और अगर के में आई से गुना करेंगे मतलब के और आई, मतलब इसमें इससे गुना करेंगे तो इस पर लंब सदिश तो ये है, तो इसलिए के गुना आई बराबर जे लिखे। तो इस तरह से आपका एक फार्मूला लिखा गया, आई गुना जे गुना करेंगे तो के आएगा, और जे गुना के, ये जे गुना के है तो आई आएगा, और के गुना आई तो जे आएगा। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ये डायग्राम याद रखिएगा, आई में जे से गुना करेंगे तो बाद वाला आएगा के, और जे में के से गुना करेंगे तो बाद वाला आएगा आई,
और k में i से गुना करेंगे तो बाद वाला आएगा j। ठीक है, यानी कोई दूगो से गुना कीजिएगा, बस इस तरह से आप मूव कीजिएगा। ठीक है, सीधा आप उल्टा मूव कीजिएगा तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो आंसर जो है वही रहेगा, बस साइन बदल जाएगा। अब इस बात को भी हम नेक्स्ट नोट में समझेंगे। तो चलिए पहले नेक्स्ट आपका 6 नंबर है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a जो है दोनों इक्वल नहीं होता है। क्योंकि आप सोचिए a में b से गुना कीजिएगा तो a से b की तरफ डायरेक्शन बढ़ेगा, और b में a से गुना कीजिएगा तो वह b से a में जाएगा। तो पहले दोनों का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं, जिससे कि आपको यह पता चल सकेगा कि दोनों इक्वल नहीं होता है। तो दोनों में आखिर फर्क क्या है, क्यों यहाँ पर हम माइनस लगाए हैं, उस सब का कारण जो है ये फिगर आपको दे देगा। देखिए, आपको बताया गया परिभाषा में कि वेक्टर a और वेक्टर b पर जो लंब सदिश होता है उसी को हम लोग वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कहते हैं। तो आप बताइए कि a क्रॉस b अगर ये वेक्टर है, अगर इसका अपोजिट साइड देखिएगा, ये डॉट 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 जो आपको लाइन दिख रहा है ये है वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। ठीक है, अगर मान लीजिए a से आप b गए तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, अगर आप यही b से a आइएगा तो आपको b क्रॉस a मिलेगा, तो अपोजिट मिलेगा। तो अब बताइए, आपको पता होगा पहले से कि वेक्टर a क्रॉस b इधर गया और वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b इधर आया, तो बताइए दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, यानी विपरीत है। तो दोनों इक्वल तो नहीं है, दोनों को अगर इक्वल करना होगा तो हमें किसका साइन देना होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का अगर दोनों सेम लेंथ का हो, डायरेक्शन विपरीत हो तो साइन भी चेंज हो जाता है, यानी कि इसीलिए हम लिखे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। तो इस तरह से आप यह याद रखेंगे, ये आपके फॉर्मूला में बहुत काम का चीज़ है, इसको आप जरूर याद रखेंगे कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर क्या लिखेंगे, अगर b क्रॉस a लिखना चाहते हैं तो माइनस b क्रॉस a लिखेंगे। ठीक है, अब इसी से हम नया फार्मूला निकालना चाहते हैं i गुने j। तो अभी हम आपको पिछले देखिए पिछले में बताया था कि i गुना j क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। i गुने j क्या होता है, k होता है, इस तरह से आप निकालें ना, क्रॉस गुना किए, i क्रॉस j k होगा, j क्रॉस k i होगा, k क्रॉस i j होगा। तो इस तरह से ये सेम है कि i क्रॉस j, ध्यान दीजिएगा, i क्रॉस j तो k होगा, बट यही चीज़ अगर उल्टा निकालिएगा तो देखिए j गुना i है ना, j क्रॉस i निकालिएगा तो k आंसर ही लिखिएगा, बट साइन इसका चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया। तो देखिए उल्टा अगर है तो उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसी तरह से j गुना k सीधा है, तो j के बाद k आता है तो i आंसर आएगा, लेकिन k गुना j देखिए इसी को उलट दिए तो इसका आंसर माइनस में लिख दिए। k गुना i तो अभी आपको बताया गया j है ना, k के बाद i आता है तो j, लेकिन अगर यही i गुने k कर दिया जाए तो आंसर जो है वो आपको माइनस में लिखना होगा। ठीक है ना। अब हम लोग एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उस चीज़ को समझते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि नोट नंबर 7 आपका क्वेश्चन पर कैसे बनेगा उसको ये बताएगा कि वेक्टर a बराबर मान लीजिए कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, और वेक्टर b बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तब सोचिएगा ध्यान से कि आपको एक वेक्टर दे ले रहेगा और वेक्टर b दिए हुए रहेगा, यानी कि कै गो वेक्टर देगा, 2 गो वेक्टर देगा, वेक्टर a और वेक्टर b। तब आपसे पूछा जाएगा कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को डिटर्मिनांट के रूप में इस तरह से डिफाइन किया गया है, i कैप, j कैप और k कैप। फिर से समझिएगा, पहला रो में आप क्या लिखेंगे, i कैप, j कैप और k कैप, और ये जो दूसरा रो है, दूसरा रो में आप लिखेंगे वेक्टर a का मान, यहाँ से देखकर। तो वेक्टर a का मान देख लीजिए, a1 है, a2 है, a3 है, तो लिख दिए a1 a2 a3। और फिर तीसरा रो जो है वह वेक्टर b से लिखिएगा, तो b1 b2 b3, यहाँ देख लीजिए b1 b2 b3। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अगर निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, जिसमें a1 a2 a3 यहाँ पहला वेक्टर से लाएंगे, b1 b2 b3 दूसरा वेक्टर से लाएंगे, और इसका एक्सपेंड कर देंगे इसको, तो आसानी से इसका मान निकल जाएगा। और इसके लिए आपको साइन याद रखना होगा, साइन पढ़े भी होंगे, याद भी होगा आप लोगों को, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट आप याद रखेंगे। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से भरकर आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे कि आपको पूरा कंफर्म अच्छा से समझ में आ जाए। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ कैसे a क्रॉस वेक्टर b निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है, वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप,
और एक और वेक्टर है वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। और आपसे पूछा गया फाइंड, एक नंबर में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालिए, और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड निकालिए। तो पहले हम लोग वेक्टर 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अभी हम आपको बताए थे, गौर से देखिएगा, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कैसे निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बताया गया था ना, आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये तो आपका फॉर्मूला है। बस आपको इसमें मान रखना है। तो बताइए, ये आई कैप जे कैप के कैप ही रहेगा। यहाँ से A1 A2 A3 का मान आपको यहाँ से रखना होगा वेक्टर ए से। तो देखिए वेक्टर ए से आप गौर से देखिए, ये 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर 3 है। फिर से देख लीजिए, आई के साथ 2 है, जे के साथ कुछ नहीं तो 1 है, और के साथ तो 3 दिख रहा है, तो इसे लिखे 2 1 3। और उसके बाद हमको बी वेक्टर से निकालना है। तो वेक्टर बी देख लीजिए, 3 5 माइनस 2, प्लस माइनस भी ध्यान दीजिएगा, 3 5 माइनस 2, तो यहाँ लिखे 3 5 माइनस 2। अब इसको हम लोगों को एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड तो आप सीखे हुए हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं ध्यान दीजिएगा। पहले इस आई को आप लिखिएगा, और आई को रो और कॉलम को डिलीट कीजिएगा कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद क्या बचा, 1 3 5 माइनस 2, तो लिखिए 1 3 5 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन दीजिएगा, क्योंकि अभी हम आपको साइन के बारे में भी बता दिए थे, देख लीजिए एक बार। साइन प्लस है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद प्लस है। तो देखिएगा ध्यान से, पहले तो ये समझ गए कि आई को डिलीट किए कुछ इस तरह से। अब फिर हम जे को डिलीट करेंगे, माइनस जे लिखे और जे को डिलीट कीजिए। तो देखिए जे और जे वाले टर्म को डिलीट कर दिए, तो क्या बचा, 2 3 3 माइनस 2, 2 3 3 माइनस 2। एक बार फिर से समझ लीजिए, जे को डिलीट किए तो जे को रो और जे को कॉलम इस तरह से, तो बचेगा 2 3 3 माइनस 2। उसके बाद प्लस होगा, तो अब के लिखिएगा, तो के लिख कर और के को डिलीट कीजिएगा, तो के को डिलीट और इसको भी डिलीट कर दिए, तो क्या बचा, 2 1 3 5, 2 1 3 5। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये आई कैप रहेगा, गुना कीजिए, इसको गुना करते हैं तो 1 में माइनस 2 से तो माइनस 2, और ये बीच में जो है ना हमेशा माइनस का साइन होता है। अब इसको गुना कीजिए तो 5 3 15, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, 1 में माइनस 2 से तो माइनस 2, माइनस रहेगा, और 5 3 15, ये माइनस जे तो है ही। अब इसको भी गुना कीजिए, 2 में माइनस 2 से तो माइनस 4, और माइनस तो बीच में रहेगा, और 3 3 कितना होगा, 9, तो 9, प्लस में के कैप तो रहेगा ही। अब इसको गुना कीजिए तो 5 दूना 10 और माइनस में 3, ठीक है। इसको फिर से देख लीजिए, 5 दूना 10 और माइनस 3। अब इसको जोड़ घटाव कीजिए तो माइनस 2 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस में 17 आई, और माइनस 4 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस इकट्ठी हो जाएगा, माइनस में 13 आएगा, आई माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस 13। फिर से देख लीजिए, माइनस 4 माइनस 9 तो माइनस 13, और यहाँ पर माइनस है इसलिए मिल के हो जाएगा प्लस 13 जे कैप, और ये 10 में से 3 घटेगा तो 7 कैप। ये हो गया आपका आंसर, किसके लिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए। लेकिन हमसे एक और सवाल पूछ रहा है, उसका मोड भी निकालना है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, और याद होगा भी, कि मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि मोड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि मापांक जिसको बोलते हैं। तो मापांक में आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर। अब एक्स वाई जेड का मान आप यहाँ से आराम से रख सकते हैं। तो एक्स का मान माइनस में 17 है, वाई का मान 13 है, और जेड का मान 7 है। अब स्क्वायर कीजिए तो माइनस 17 का स्क्वायर तो प्लस में ही होगा 289, और 13 के स्क्वायर 169, 7 के स्क्वायर 49। ये तीनों को आप जोड़िएगा तो आपको आंसर आएगा 507। आप जोड़ के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से, अगर आपको 2 वेक्टर दिया रहे तो ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें खुशी होती है, और हम खुश तो आपको भी खुश करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो इसीलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वेक्टर ए बराबर दिया गया 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। फाइंड मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आपको बताना है। ये चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एगो ऑप्शन सही है और 3 गो गलत है। तो आप लोग इसको ए क्रॉस बी निकालिएगा, जिससे कि आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं और उसका मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
और आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है और कितना आता है यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि जो हम बता रहे हैं वो आप लोगों को कितना समझ में आता है, ताकि उससे हम अपने अंदर कुछ सुधार कर भी आपको नया वीडियो में अच्छी जानकारी दे सकें। ठीक है, तो आज का अंक यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।